चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपका ग्रुप 2 का पेपर नंबर 4 है एंड इट इज वर्थ 100 मार्क्स। जैसा कि आपको एफएम के सेशन में बताया गया था, दिस सब्जेक्ट इज प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। ठीक है जी, 100 मार्क्स का प्योर न्यूमेरिकल कंटेंट है। एक बार इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। इसका मेन पेपर मई 2024 अटेम्प्ट का हो चुका है। सो बेस्ड ऑन आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर एंड बेस्ड ऑन मेन पेपर है क्या, हम सभी जानते हैं 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। एमसीक्यू में पहले 2 क्वेश्चंस होंगे आपके केस स्टडी। ठीक है, पहली 2 केस स्टडी है। एक केस स्टडी में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स ईच के। तो इस तरीके से आपकी 2 केस स्टडी बना दी। कितना कवर हो गया मार्क? 20। बाकी 10 मार्क्स का एमसीक्यू क्या रहेगा? 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच इंडिविजुअली। इंटर रिलेटेड नहीं रहेंगे, अलग अलग चैप्टर से पूछे जाएंगे। इनमें से हो सकता है एक आधा कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो सकता है सारे के सारे न्यूमेरिकल ही। ये तो हो गया आपका एमसीक्यू कंटेंट। इसके बाद जो 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, इस डिस्क्रिप्टिव में हम सभी जानते हैं हर पेपर में पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी कंपल्सरी, और ये रहेगा आपका 14 मार्क्स का। बाकी आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये भी 14 मार्क्स ईच के रहेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 5 क्वेश्चन। आपको 5 में से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आप एक चॉइस में छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो हो गया आपका 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 14 कंपल्सरी और 4 14 ईच, मतलब 56 इधर हो गया, टोटल 70 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी प्योर थ्योरी। और रही बात इनकी, चाहे मैं कंपल्सरी पोर्शन बोलूं चाहे मैं ये वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोलूं, जैसे इस बारी कंपल्सरी में ये वेटेज थी 5+5+4। ठीक है जी। और मॉक टेस्ट पेपर में आईसीए ने क्या किया था, लंबे चौड़े क्वेश्चंस को जिसके 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं उसको 14 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन को फिट कर दिया। ये भी पॉसिबल है। तो एक इकलौता क्वेश्चन 14 मार्क्स का बन जाए, या इंडिपेंडेंट टॉपिक से 2-3 इन्होंने क्वेश्चन बना दिए। तो ये 14 मार्क्स का ब्रेकअप कुड बी एनीथिंग बेटा। 8+6 भी हो सकता है, 10+4 भी हो सकता है, 9+5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इधर ये 10+4 जैसी हरकतों में कई बारी 4 मार्क्स की थ्योरी भी पूछ लेते हैं। जैसे इस बारी एक क्वेश्चन में ऐसा उन्होंने पूछ लिया कि 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन इधर भी था। ठीक है। बट ऑल इन ऑल अगर मैं ये छुटपुट थ्योरी को साइड में कर दूं तो मेजरली 90 मार्क्स ही मान लो। अगर थ्योरी कंपल्सरी 10 नंबर की पढ़ भी रही है मैक्स टू मैक्स, तो 90 मार्क्स का फिर भी आपका ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही है। एंड जैसा आपको एफएम के सेशन में इंसिस्ट किया था, ये सब्जेक्ट तो स्पेशली बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आपसे मांगेगा। आप क्लास में एक एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करते हुए देखेंगे, घर पे भी आपने अच्छे से उसको सॉल्व करना ही है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, एक वर्ड है कॉस्ट, एक आ गया मैनेजमेंट और एक आ गया वर्ड अकाउंटिंग। आप मैनेजमेंट वर्ड को फिलहाल के लिए साइड में कर दो। वर्ड क्या बचा? कॉस्ट, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड की डेफिनेशन जो कि क्लास 11th में पढ़ते रहे थे, क्या होती थी अकाउंटिंग? हाँ जी, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बगल में वर्ड डाल दो कॉस्ट। तो मतलब कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज वगैरह करना। पॉइंट अराइजेस कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट था बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 11 से, उसमें भी तो कॉस्ट भी देखते थे। उसमें भी तो कॉस्ट में आप क्या डालते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट डालते थे, वेजेस डालते थे, बाकी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डाल दिया करते थे। सारे कॉस्ट उधर भी तो जा ही रहे थे। नो व्हाई अ सेपरेट सब्जेक्ट जो कि सेम काम हमसे मांग रहा है, काइंड ऑफ डुप्लीकेशन हमसे मांग रहा है? क्या कमी रह गई थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करवा रही थी कि वो आपसे बनवा रही थी कि जर्नल एंट्री पोस्ट करो, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग, उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट वगैरह। बट इन दी फर्स्ट प्लेस जो एक जर्नल एंट्री हमारी डली, लेट अस से वेजेस टू कैश 2 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपए की अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुई? कहानी क्या है? वर्कर से क्या नेगोशिएशन है? वर्कर ने कितने घंटे काम किया होगा? कोई कैलकुलेशन नहीं होती थी। वहां पर आपको पी एंड एल आप देख रहे हो, वहां देखकर आपको नहीं पता हो सकता था ये वर्कर ने ओवर टाइम करा कि नहीं करा।
क्या वर्कर ने इसको, मान लो हमने उसको काम दिया था 10 घंटों में करने को, उसने असली में लगा दिए 15 घंटे, एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया, हमको उसको एक्स्ट्रा टाइम की पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि वेजेस लॉ ये कहता है कि वर्कर को अगर काम करवा रही हो तो पेमेंट देनी पड़ेगी उसके टाइम के हिसाब से। तो एक्स्ट्रा पेमेंट चली गई, वेस्टेज है एक तरीके से ये। क्या ऐसी चीजें उस P&L की शक्ल में हाईलाइट हो रही है? नहीं हाईलाइट हो रही थी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक कमी तो ये रह गई, हमको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं पता, हमको सीधा अमाउंट से मतलब हो गया। वो अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुई, क्या उस खर्चे को कंट्रोल किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, ये कहानी हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है जी। अच्छा, हमें पता है कि कॉस्ट में अगर आप अपना टारगेट प्रॉफिट जोड़ देते हैं, आपके पास आ जाता है जी सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस जिसे आप बोलते हैं। ठीक है। अब थिंग इज कि हम अपना फोरकास्ट बना सकते हैं एक तरीके से, कि अगर हमने बिजनेस शुरू भी नहीं किया है तो हम अपना सेलिंग प्राइस क्या सेट करेंगे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब ट्रांजैक्शंस होगी तभी रिकॉर्ड होगी उधर, बट यहाँ पर काम चलता है बजटिंग बेसिस पर ज्यादातर, कि हम अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है, हम एडवांस में ही अपने फोरकास्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं कि कोई कॉस्ट कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता पाती, वो फ्यूचर प्रिडिक्शंस के बारे में इतना नहीं बता पाती, वो ये काम करवा सकते हैं हमको कॉस्ट अकाउंटिंग। वो हर चीज के एनालिसिस में जाती है और वहां पर बताती है कि इस खर्चे की पीछे की कहानी क्या है, क्या हमसे ये खर्चा ज्यादा तो नहीं हो गया है, आगे के लिए इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके। अब ऐसा है, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहली आइटम क्या जाती है, मतलब अगर आप, मैं एक फॉर्मेट डिस्कस करूंगी, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहली आइटम क्या जाती है? ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद वेजेस, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं? ठीक। हाँ जी, इधर सेल्स आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, फाइन। एक ये खर्चा है वेजेस, हम बोलते हैं वेजेस इज प्रीटी मच एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो अभी हमारा पहला चैप्टर ही रहेगा टू डिस्कस वेजेस कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट, इसे हम एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोल देते हैं। थिंग इज, वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बेसिक डिटेल है, क्योंकि आप सभी कुछ ना कुछ एक तरीके से एक फाउंडेशन बनाकर आ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, यू ऑल नो एक स्टेटमेंट बनती है कॉल्ड कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, वो कॉस्ट शीट के बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट कॉस्ट शीट में सबसे पहले आइटम क्या आती है? डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट वेजेस। तो मटेरियल चैप्टर भी है, वेजेस चैप्टर भी है, ओवरहेड चैप्टर भी है, बट हम अपने पास सबसे पहले पिक करेंगे वेजेस चैप्टर को, लेबर चैप्टर को पहले पिक करेंगे, बाद में उसके मटेरियल चैप्टर पर आएंगे और ओवरहेड चैप्टर पर आएंगे। इन बिटवीन कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट की प्रॉपर डिस्कशन भी हो जाए। ठीक है जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेबर चैप्टर, और किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये पता करना कि कॉस्ट शीट में वो वैल्यू जा रही है तो कैसे जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, वेजेस हमने डाल दी कॉस्ट शीट में, लेटर से 4 लाख, वो 4 लाख कंप्यूट कैसे हुआ, ये पता करना है। एक तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया। अच्छा, क्या उस 4 लाख में कोई वेजेस हमारी एक्स्ट्रा तो नहीं चली गई? ओवर टाइम करवाना बनता नहीं था, करवा लिया वर्कर से, जरूरी नहीं था। क्या कुछ ऐसी वेजेस कॉस्ट है जिनको हम अवॉइड कर सकते थे? वेस्टेज को कंट्रोल करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरा हो जाए। ठीक है जी। अब लेबर चैप्टर में भी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं द टॉपिक लेबर टर्नओवर, विच विल बी ऑन पेज नंबर 3.7 जी। पेज नंबर 3.7 पर सभी लोग आएंगे, पेज नंबर 3.7। कंट्रोल ओवर लेबर टर्नओवर। बेटा लेबर टर्नओवर, ये टर्नओवर वर्ड आपका वो वर्ड नहीं है जो हम कई बार बोल देते हैं रेवेन्यू को भी टर्नओवर वर्ड बोल देते हैं, वो चीज नहीं है। या टर्नओवर कभी आप बोले कि हाँ जी टर्नओवर रेशो बचपन में पढ़ा करते थे, वो चीज नहीं है। टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज का आना और जाना। अच्छा, आप में से किसी की फैमिली में गवर्नमेंट जॉब वाले कोई है? किसी की फैमिली, आपकी फैमिली में चाचू हैं, ठीक है। और किसी की फैमिली में प्राइवेट जॉब वाले हैं, कॉर्पोरेट जॉब वाले? आप तो इसमें हैं, ठीक है। तो शालिनी, जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उन्होंने कब ज्वाइन किया था और अभी क्या स्टेटस है, कितने साल से काम कर रहे हैं वहां पे? नहीं, मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर, उनके पास है मुझे प्राइवेट का।
अच्छा, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि प्राइवेट जॉब में कोई कितनी टाइम रुकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? काफी कम, वो उनके ऊपर गवर्नमेंट जॉब में तो 2004 से कि जिसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई चिपक के बैठ जाएंगे उसके ऊपर। तब निकलेंगे जब रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट से पहले कोई नहीं निकलेगा। बट प्राइवेट जॉब में हमने बोल दिया कि लेटे से मैंने 25 साल की उम्र में एक कंपनी ज्वाइन किया और नई चीज मरते दम तक बुढ़ापे तक इनके साथ है, प्राइवेट जॉब के साथ वो लॉयल्टी रहेगी? नहीं रहेगी। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए होगी, वो आपकी कंपनी में नहीं जाए, ग्रोथ चाहिए होगी। मतलब कंपैरिजन क्या है बिटवीन अ गवर्नमेंट जॉब एंड अ प्राइवेट जॉब? वो सुख जो गवर्नमेंट जॉब में है वो प्राइवेट में क्यों नहीं है? जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस कह लीजिए, उतना पे नहीं मिलता, उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती है जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में मिल जाती। तो कैन वी से दैट इन अ प्राइवेट जॉब, कॉर्पोरेट जॉब आना जाना चलता रहता है और इन अ गवर्नमेंट जॉब आना जाना बहुत कम रहता है? ठीक है, कोई ट्रांसफर होकर आ गया, कोई रिटायर हो गया तो उनकी वैकेंसी क्रिएट हो गई तो हो गई, या एक्सपैंड कर रहे हैं, जेन्युइनली न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट अदरवाइज वैसे बहुत ज्यादा रोटेशन ही चलती है कि लोग दुखी होकर जा रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट जॉब में नहीं सुनने को। देखिए, मेरा जो एक वर्किंग एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस सीधा और सीधा आर्टिकलशिप का है, बिकॉज जैसे ही आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ इसके बाद सीए फाइनल दिया एंड राइट आफ्टर क्वालिफिकेशन आई स्टार्टेड टीचिंग। तो मेरा अगर आप ऐसे वर्क एक्सपीरियंस ऐसे पूछेंगे तो वो प्योरली 3 साल का आर्टिकलशिप ही है, एंड माई आर्टिकलशिप वाज इन पीडब्ल्यूसी इन डेल्ही। ठीक है, अगर मैं आपको वहां पर उसका एक्सपीरियंस बताऊं, मैं हर बैच में बताती हूँ, बट दैट वो एक्सपीरियंस सुनने में बड़ा मजेदार है। जब मैं रिक्रूट हो रही थी वहां पर तो पीडब्ल्यूसी की एक्चुअली वहां पर जो बिल्डिंग्स हैं, साइबर सिटी, आई थिंक उसका नाम साइबर हब पड़ गया गुड़गांव में, एंटर करते ही लेफ्ट साइड पर है, कोई गुड़गांव गया होगा तो पता होगा आपको। तो साइबर हब में उनकी एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग 10C। यहाँ पर इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, और पहले एक जो राउंड होने चाहिए थे, जैसे कि हम कम्युनिटी टेस्ट होता है और डीडी भी होता है, बाई चांस ना उस एक बैच में एप्लीकेंट में ही थी आर्टिकल ट्रेनीज की, मेरे थोड़ी लेट ज्वाइनिंग थी, बाकी आर्टिकल ट्रेनीज पहले रिक्रूट हो चुके थे, पहले ज्वाइन किए हुए थे। मैं थोड़ा बाद में गई थी। तो मेरा एक तरीके से उन्होंने वही फॉर्मेलिटी का रिटन टेस्ट करा लिया, और जीडी हो नहीं पाई थी क्योंकि कोई और एप्लीकेंट थे नहीं। हाँ, इंटरव्यू मेरे बहुत ज्यादा हुए थे। पहले जूनियर एचआर आती, फिर सीनियर एचआर आती है, फिर मेरी जो फील्ड थी ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड इन डायरेक्ट टैक्सेशन, जो कि आप सीए फाइनल में जाके उसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। इसके उसका एक्चुअली जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना ज्यादा था कि पीडब्ल्यूसी के पास सेपरेट डिपार्टमेंट था ट्रांसफर प्राइसिंग का, डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स उनका अलग चल रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए अलग था। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के डायरेक्टर आते हैं, एंड ऑब्वियसली being just CA inter qualified, they did not expect me to know about transfer pricing, क्योंकि वो वैसे भी theoretically भी CA फाइनल में था। तो बस उन्होंने आके फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी और मेरी सिलेक्शन हो गई। टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक रेफरेंस था, तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि इस कैंडिडेट को तो लेना ही लेना है, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स भी अच्छे थे, रेफरेंस भी था, तो सिलेक्शन तो थी, बट ये फॉर्मेलिटीज उनको पूरी करनी थी। ठीक है जी। जब मैं सिलेक्ट हो गई तो मेरे पास मेल आता है कि आपको पीडब्ल्यूसी का ही एक और जगह पर ऑफिस था, वही साइबर हब में, बिल्डिंग 8B के उन्होंने 7th फ्लोर पे बुला रहा कि फर्स्ट डे आपको यहाँ पर आकर रिपोर्ट करना है। फर्स्ट डे पर उन्होंने हमको बताया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब एक कॉन्फ्रेंस रूम है, उस टाइम पर जितने भी न्यू ज्वाइनिंग थे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स में थे, चाहे ऑडिटिंग में थे, चाहे ट्रांसफर प्राइसिंग, किसी भी डेजिग्नेशन, कोई आर्टिकल आ रहा है, कोई एनालिस्ट आ रहा है, कोई न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे हम एसोसिएट बोलते हैं वो आ रहा है, तो सबको बिठा के बता दी, आप पीडब्ल्यूसी की हिस्ट्री बताई, कौन कौन से देश में है, इसकी मिशन क्या है, विजन क्या है, वैल्यूज क्या है, वो सब बताया। फिर लंच के बाद उन्होंने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की कि आईडी कार्ड के लिए फोटो अपनी खिंचवा लो जी, अपने अपना स्टाइपेंड के लिए बैंक अकाउंट खुलवा लो, और वगैरह, और लैपटॉप्स भी हमें इशू करती हूँ। ठीक है। सेकेंड डे पर बोला वापस जाओ तुम 10C में, वहां पर तुम्हारा रिपोर्टिंग है, वहां पर तुम्हारी टीम बैठती है, और मुझको मेरे टीम से मिलवा दिया गया, मेरे प्रिंसिपल थे, और सेकेंड डे पर हमारी जो आईसीआई वाली फॉर्मेलिटीज है वो भी हो गई थी, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद मी। ठीक है जी। शुरू शुरू में अब टीम एक आर्टिकल से क्या काम करवाएगी सोचो, शुरू के हफ्ते में, महीने में, पहले महीने में क्या काम करेंगे? नहीं पता। प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंट करवाओ, इसकी स्पाइरल बाइंडिंग जाके करवाया, ऑफिस बॉय को बोल दो इसके ऑफिस इसकी स्पाइरल बाइंडिंग कर देगा, प्रिंटिंग करवा दो, या ये डॉक्यूमेंट्स है इनको अभी अभी क्लाइंट ऑफिस से आए हैं इनको स्कैन करवा दो, ये वाले काम। ठीक है, या बिल्कुल क्लेरिकल लेवल काम,
फिर कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती थी, बस वो फॉर्मेलिटी, जैसे आपका भाग है ना इसी में सेल्फ टेस्ट सीए फाइनल में, वो क्या होता है, आपने बैठना, ट्रेनिंग चल रही है, आपको बात समझ में आ रही, डू यू अंडरस्टैंड, क्लिक यस, यस, चलो आगे। मैंडेटरी ट्रेनिंग इस बात की होती थी, चलो जी वो काम करवा दो। आप ये लगा लो कि शुरू के 1 महीने में तो खास कुछ काम सिखाया नहीं जा रहा था, क्योंकि हर उस टाइम पर क्या होता है, जब डेडलाइन सर पर होती है तो कोई इतना सिखाने में बॉदर नहीं करता, हर कोई अपने फ्री टाइम में सिखाएगा, कोई चीज आपको सिखाएगा भी, आपके ऊपर अगर अपना कोई टाइम इन्वेस्ट कर रहा है सिखाने के लिए, आप सोचो उनका भी कितना टाइम जाता होगा। तो वो शुरुआत में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं। फिर हुआ क्या कि 1 महीने बाद एक मेल आता है कि गुड़गांव लोकेशन में जितने भी न्यू रिक्रूट्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, बस पिछले 1 महीने के जितने भी न्यू रिक्रूट्स हैं, इकट्ठे हो जाओ। गुड़गांव में होटल था रिजेंटा, जो कि यहाँ पे भी है, जरूरतपुर में भी है, रिजेंटा वहां पर भी था, और वहां पर एक पूरे दिन का ओरिएंटेशन सेशन है। ओरिएंटेशन वही कि आपको जी अगर क्लाइंट को मेल डालना है तो इस फॉन्ट में डालना है, थोड़ा चीज का ध्यान रखो, प्रोफेशनलिज्म रखो, अपना आप अपना जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह कोई हो गया, या आपका कोई ड्रेस कोड है उस चीज का ध्यान रखा करो। एंड मेन ऑब्जेक्टिव वाज कि इंटर डिपार्टमेंट लोग एक दूसरे को थोड़ा सा जाने पहचान। अगर हमें कैफेटेरिया में जा रहे हैं, ये नहीं है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के अपने टीम के लोगों के साथ बैठूंगी, मैं थोड़े से फ्रेंड्स बनाऊं, ऐसे थोड़ा सा कल्चर बेटर हो जाता है व्हेन यू हैव इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, तो वो ओरिएंटेशन नंबर 2 थी। हमें क्या था, मैं उस टाइम पे सोचो बच्ची, आर्टिकल एक बच्चा ही होता है, हमको तो एक तरीके से ग्लैमर दिखाई दे रहा है, वाली बात में जाके 5 स्टार होटलों में हम खाना खा रहे हैं, फन हो रहा है जी, यहाँ पर गेम्स खिलवाते हैं, ये तो चलो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम सीखना शुरू किया, मेरी टीम अच्छी थी, 6 महीने तकरीबन हो गए थे, अगर मेरी ज्वाइनिंग मई में थी तो तकरीबन आई थिंक सितंबर में मेल आता है कि पिछले 6 महीनों में जितने भी ट्रांसफर प्राइसिंग के इंडिया रिक्रूट्स हैं, पूरे इंडिया में, चाहे वो कोलकाता लोकेशन है, मुंबई है, दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गई, जो भी लोकेशंस हैं, सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ चेन्नई में। तो और हमारा फ्लाइट्स, अकोमोडेशन, फूड ऑल पेड बाय कंपनी। हम तो बड़े खुश, बच्चे हैं, घूमने को मिल रहा है, मेरी जिंदगी में पहली बार मैं फ्लाइट में तभी बैठी थी जब मेरे को कंपनी लेकर गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने वो ट्रेनिंग ली करवाई। सोचो हम तो बच्चे हैं, हमें वहां पर जाकर क्या सिखा रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है, करते क्या है, व्हाट आर दी डिटेल्स, हमारे लिए फिर भी इंफॉर्मेटिव बात। वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि नया नया 6 महीने पहले रिक्रूट हुआ, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर एक अबव लेवल, या जो एक्सपीरियंस लोग हैं, सीनियर मैनेजर, जिनको जरूरत भी नहीं है सीखने की ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, वो 6 महीने में सीख चुके हैं, फिर भी चलो उनको एक मैंडेटरी ट्रेनिंग पूरी करनी थी। खैर, और जिनको हमको सीखना चाहिए था, हमने क्या किया, लंच के बाद बात कर लेते थे, हम लोग के बच्चे थे। अगेन हमारा तो वही होता था, फन करने को मिल रहा है, घूमने फिरने को मिल रहा है, चेन्नई में 1-2 दिन में और फालतू रुक लिए, वहां पे घूम फिर के भी आ गए। चलो जी, मजे दिखाई दे रहे हैं आपको बिग फोर्स के लिए? ठीक है, मन कर रहा है कि हम भी जाएंगे आगे से बिग फोर में, एक बार हम कर जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आती है सच्चाई। ट्रांसफर प्राइसिंग की जो डेडलाइन डेट है, जब वहां पर एक जो रिटर्न फाइल होती है उसकी डेडलाइन डेट है जी 30 नवंबर। तो अक्टूबर से ही वो आपको थोड़ा थोड़ा लेट बिठाना शुरू कर देते हैं। अगर छुट्टी होती थी 4:30 नॉर्मली, तो वो आपको बोलते थे आज थोड़ा स्टे बैक कर लो, 6 बजे तक रुक जाओ या 8 बजे तक रुक जाओ, 6 बजे 8 बजे भी कैब्स जाती हैं ऑफिस से, कोई बात नहीं है, आप घर सेफली जाओगे, पर थोड़ा सा रुकना शुरू कर दो, अब काम होगा। एंड नवंबर का महीना आते आते तो ये 8 क्या रात के 12-1 बज रहा है, 2 बज रहा है, कोई चक्कर नहीं, सैटरडे संडे भूल जाओ, दिवाली भूल जाओ, अगर आप अपने घर भी वापस आए हो तो आज रास्ते में मैं ट्रेन में बैठ के लैपटॉप पे काम करती आ रही हूँ, दिवाली वाले दिन भी घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो चीज ऑफ कोर्स ये सबके साथ होती है, बिग फोर्स है या छोटी फर्म है, काम है तो दबाकर है, और बहुत काम है, सभी को करना पड़ता है। उस टाइम तक हमें चीजें सिखा भी दी जाती हैं, और चलो जी थोड़ा बहुत जितना हम कंट्रीब्यूट कर पाते कर लेते हैं, बट हाँ हमें बैठना पड़ता है टीम के साथ। मैंने खुशी खुशी वो एक सीजन निकाला, पर था क्या कि जब एक दूसरा साल शुरू हो गया और दूसरा साल भी खत्म होने को आया है, टीम की तरफ से इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, थिंग इज कि तब भी है आर्टिकल कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो था कि मुझे सीए फाइनल की तैयारी भी स्टार्ट करनी है। कोचिंग सुबह, वो टीम बोलती थी सुबह की कोचिंग लगाकर आया करो, शाम को मत बोला करो कि मुझे जल्दी निकलना है, तुम्हारा आने का इधर टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है, वो हम बताएंगे, तो एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट की कोचिंग लगाओ। मैं सुबह उठती थी 6 बजे, 6 क्या 6 बजे तो कोचिंग पहुंचती थी, सुबह उठती थी 5 बजे, फिर 6 से 10 हमने कोचिंग लगा दी एक सब्जेक्ट की, उसके बाद ऑफिस जाना, और ऑफिस में फिर देर देर रात तक बैठ के काम करना, तो नेचुरली विद टाइम होने के लगा, सुबह उठने का मन ना करे, कोचिंग में सुबह लगी थी, दिमाग में वो अपना इतना एक प्रेशर क्रिएट कर लिया कि अल्टीमेटली इट स्टार्टेड टू हैव हेल्थ इफेक्ट्स ऑन मी, इन द सेंस कि मेरा मोरल बहुत ज्यादा टूट गया था। होता है कि घर से बाहर हो, ठीक भी आ जाती है तो घर ही आ जाते हैं, उस टाइम पे जब तबीयतें खराब होती थी,
ऑफिस से भी छुट्टी ले रहे हो बट पीजी में बैठे बैठे रो रहे हो, तो कहीं ना दिमाग में चीजें घूमनी शुरू हो जाती है। हम एक वल्नरेबल स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि मन में डाउट आता है, या सही कर भी रहे हैं लाइफ में कि नहीं कर रहे। या एक सीए स्टूडेंट, हर सीए स्टूडेंट का जिंदगी में एक बार तो रोना होता है, मैंने नहीं सी, छोड़ो भाई मैंने नहीं करनी। तो एक कहीं ना कहीं एक वो स्टेज आ गया। कीपिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अल्टीमेटली एक हार्ड डिसीजन मैंने लिया कि आई वॉन्ट टू लीव पीडब्ल्यूसी। मुझे नहीं दिखाई दे रहा था कि ओ अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिली हो या मैं क्यों छोड़कर जाऊं, बिकॉज मेरे दिमाग में क्या था, आगे जाके टीचर ही बनना है। तो मैं क्यों यहाँ पर वो एक 3 साल की आर्टिकलशिप पूरी करूं, या तो मेरे को लालच हो के मेरे को नौकरी भी यही लेनी है। जब मेरे को नौकरी करनी ही नहीं है, मेरे को टीचर ही बनना है, तो मैं क्यों अपने आप को तंग करूं। तो आर्टिकलशिप के 2 साल पूरे हो चुके थे। देन आई हैड टू टेक अ ट्रांसफर। आईसीआई के ट्रांसफर मुझे कहते हैं कि ऑन मेडिकल ग्राउंड्स यू कैन टेक अ ट्रांसफर, और मैंने वो ट्रांसफर एक ले ली। बट अगर मैं अपने एग्जिट के बारे में बताऊं, एग्जिट प्रोसेस भी उनका ऐसा था कि एग्जिट इंटरव्यू हो रहा है जी, क्यों छोड़कर जा रहे हैं, सबको पता है तबीयत ठीक नहीं है इसकी, मेरे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स भी थे टू शो एवरीथिंग। स्टिल उनको एक फॉर्मेलिटी अपनी कंप्लीट करनी होती है। तो फॉर्मेलिटीज क्या थी कि आप अपना लैपटॉप रिटर्न करो, आपके लैपटॉप में अगर कोई जरूरी मेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, किसको हैंड ओवर करके जा रहे हो अपनी टीम में, वो प्रॉपर बताओ। एग्जिट ट्रेनिंग में या कुछ सिग्नेचर वगैरह करवाते थे कि आप अपनी क्लाइंट की कुछ भी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं लीक नहीं करोगे बाहर। चलो ठीक है, दीज वर ऑल फॉर्मेलिटीज, मैंने कौन सा अचार डालना था क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन का। बट थिंग इज, जब मैं अपना लैपटॉप रिटर्न करने जा रही थी, लैपटॉप इशू हुआ था बिल्डिंग 8B में, जो कि दूसरी बिल्डिंग थी, रिटर्न भी वहीं पर करना था। तो वहीं से मुझे सामने दिख रहा था एक कॉन्फ्रेंस रूम जहां पर उनके नए बकरे उनको मिले हुए थे और उनको ओरिएंटेशन डे 1 की दी जाए। सो ये प्रोसेस था, और मुझे वहां पर एक पता भी चल गया था कि एवरी थर्सडे ओरिएंटेशन होती है, मतलब जितने भी न्यू ज्वाइनिंग होते हैं उनको हर थर्सडे को इकट्ठा करके ओरिएंटेशन देनी है। सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर थर्सडे न्यू ज्वाइनिंग आ रही, मतलब वहां का एचआर डिपार्टमेंट में भी 25-30 लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जरूरत है उन 25-30 लोगों की। कोई रिक्रूटमेंट हैंडल कर रहा है, कोई एग्जिट फॉर्मेलिटीज हैंडल कर रहा है। इन दी फर्स्ट प्लेस अगर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जॉब जैसी हो, वहां पे अब इतना बड़ा एक्सटेंसिव एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट करने की जरूरत ही ना हो। क्योंकि जब वहां एचआर की जरूरत ही नहीं है कि हाँ जी कैंडिडेट्स ढूंढ कर लाओ, इतनी ज्यादा वहां पे 2-4 लोगों से भी काम चल जाएगा, राइट। तो एक यही है, आना और जाना, मैं जाकर आ गई, मेरी जगह कोई और आ रहा है, ये चीजें चलती रहती हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। तो इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वी वुड से लेबर टर्नओवर इज हाई, एंड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वी वुड से लेबर टर्नओवर इज लो। ठीक है, ओके। अब होता क्या है, लेबर टर्नओवर से रिलेटेड 2 कॉस्ट होते हैं जी। वन कॉस्ट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव कॉस्ट, एंड एक कॉस्ट होता है जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट प्लेस खर्चा ऐसा करे कि एम्प्लॉय छोड़कर जाए ना, मतलब वो लेबर टर्नओवर प्रिवेंट करना चाहती है। एग्जांपल हो गया कि उनके लिए कोई पिकनिक्स वगैरह अरेंज कर दी, उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा क्रिएट करने के लिए उनको कुछ ऐसे वेकेशन वगैरह ज्यादा प्रोवाइड कर दी, लीव ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइड कर दी है, या कुछ मेडिकल कैंप्स हेल्थ कैंप्स कर दिए, जिससे कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एम्प्लॉयज की इंक्रीज हो, एम्प्लॉय ज्यादा छोड़कर तंग होकर जाए, राइट है जी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव कॉस्ट। एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, किसी चीज को रिप्लेस करना, एक एम्प्लॉय जो छोड़कर चला ही गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी तो खर्चा लगता है। कोई नया ज्वाइनी आ रहा है, रिक्रूटमेंट में भी टाइम लगेगा, रिक्रूटमेंट के लिए एचआर हायर कर रहा हुआ है। अच्छा वो एम्प्लॉय आया, उसको फिर ट्रेनिंग करानी है। सोचो मैं छोड़कर ना जाती, मेरी जगह कोई और आर्टिकल ना आता, अब आ गया कोई और आर्टिकल, उसको फिर जाके कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग करवाओगे। मेरी अगर चेन्नई में हुई थी, हो सकता है उसकी मुंबई में हुई हूँ, खर्चा तो उसका भी बढ़ गया ना, फ्लाइट और होटल का, राइट। मैं इन दी फर्स्ट प्लेस छोड़कर ना जाती तो वो खर्चा कंपनी का बच जाता। तो जस्ट बिकॉज एक इंसान छोड़कर चला गया, उसकी वैकेंसी फिल करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई आया, उसको सिलेक्ट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए जो कॉस्ट लगी है, उसको हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अब सोचो ये दोनों कॉस्ट का आपस में लेना देना क्या है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको इन दी फर्स्ट प्लेस बहुत बढ़ चढ़ के इनकर करे, प्रिवेंटिव कॉस्ट अच्छी इनकर कर रही है, तो इवेंचुअली इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम इनकर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर लेबर टर्नओवर प्रिवेंट करने में खर्चा लगा रही है, तो जो लोग छोड़कर ही नहीं जाएंगे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कम लगेगी। बट अगर वो प्रिवेंटिव कॉस्ट में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंजूसी कर जाए, फिर क्या होगा, उसको इवेंचुअली रिप्लेसमेंट कॉस्ट हायर इनकर करनी। ठीक है जी। अच्छा, नाउ लेट अस डिफाइन लेबर टर्नओवर प्रॉपर। पेज नंबर 3.7 पर बिल्कुल पहली लाइन,
It is the rate of change in composition of labor force during a specified period. Rate of change in labor, हम बोलते हैं इस बार लेबर टर्नओवर अगर 10% थी, मतलब 10% लेबर फोर्स चेंज हुई, ठीक है। बोला जाता है अ हाई परसेंटेज ऑफ लेबर टर्नओवर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर अगर हम बोले ये लेबर टर्नओवर परसेंटेज 10 नहीं है, लेट से 40-50 है, मतलब 40%, 40-50% आपकी वर्कफोर्स चेंज हो रही है, रोटेट हो रही है, मतलब पुराने सीखे सिखाए लोग जा रहे हैं और नए नौ सीखिए अनट्रेन्ड अनस्किल्ड लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसर्न वाली बात है कि कब जाके ये लोग ये भी स्किल्ड होंगे और एफिशिएंटली परफॉर्म करना शुरू कर। ठीक है जी। तो हमारा मुद्दा यहाँ पर सबसे पहला ये है कि जो मैं आपको एक परसेंटेज बता रही हूँ, 10%, 5%, 40%, ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, दैट इज द मेन टॉपिक हियर। मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर परसेंटेज मेजर करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, सब प्रिंटेड है, आपने सिर्फ बात को समझना है। पहला मेथड है जी हमारे पास सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड क्या बोलता है कि आप डिनोमिनेटर में रखेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब ओपनिंग कितने थे एंड कितने थे उनको एवरेज आउट कर लो। ऑन एन एवरेज लेट से ड्यूरिंग द पीरियड, लेट से क्वार्टर, इस क्वार्टर में ऑन एन एवरेज कितने लोग कंपनी के पास ऑन रोल थे, मतलब ऑन रिकॉर्ड्स वो एम्प्लॉई एज एम्प्लॉई काम कर। न्यूमरेटर में डालो नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। सेपरेशंस का मतलब हिंदी में बात करें जो लोग जुदा हो गए। अब जुदा होने के कारण कुछ भी हो सकता, हमने निकाल दिया, खुद से चले गए, रिटायरमेंट की उम्र हो रही थी, भगवान ना करे, भगवान को ही प्यारे हो, वट एवर द रीजन इज, दे आर नॉट ऑन रोल एनी मोर, उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सेपरेशन, बस चले गए। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास एक मेथड हाउ टू मेजर लेबर टर्नओवर। हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज अगर 1000 बंदा हमारे पास उस क्वार्टर में काम कर रहा है, 1000 में से 8 लोग छोड़कर चले गए, तो ये परसेंटेज कितनी आती है, लेट से 80 लोग छोड़कर चले गए, चलो ये परसेंटेज कितनी आ गई हमारे पास, 8%। लेबर टर्नओवर इज 8% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर एज पर सेपरेशन मेथड। बात समझ में आ रही है जी। अच्छा, एक और मेथड आता है जी हमारे पास, रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें न्यूमरेटर में अब हमने क्या रखनी है, रिप्लेसमेंट्स। रिप्लेसमेंट का मतलब सीधी सी बात है, कोई एक पुराना एम्प्लॉय छोड़कर गया, उसकी जगह खाली हो गई, पोस्ट वेकेंट हो गई, उस वेकेंसी को जो फिल करने आ रहा है उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। अब जरूरी नहीं होता जितनी सेपरेशन है उतनी ही रिप्लेसमेंट भी होगी, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। मान लो जुदा होने वाले हैं 80 लोग, 80 सेपरेशन, बट हम ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर क्वार्टर वैकेंसी ही सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों की फिल करवाई, तो रिप्लेसमेंट कितनी हो गई, 50। तो हमेशा सेपरेशन इज नॉट इक्वल टू रिप्लेसमेंट। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि सेपरेशन हुई थी पिछले क्वार्टर में, उसकी रिप्लेसमेंट आई है करंट क्वार्टर में, तो एज पर सेपरेशन मेथड वो सेपरेशन पिछले क्वार्टर में काउंट हो गई थी, रिप्लेसमेंट करंट क्वार्टर में काउंट हो गई है, तो इन दोनों को आपस में कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। रिप्लेसमेंट मतलब पुरानी पोस्ट को कोई जो फिल करने के लिए आ रहा। ठीक है। अब फ्लक्स मेथड को फिलहाल होल्ड पे रखते हुए एक वर्ड होता है बेटा, न्यू रिक्रूटमेंट। न्यू रिक्रूटमेंट मतलब जो कि कंपनी एक्सपैंड करती है, तो लेटर से नई जगह ब्रांचेस खोल रही है, नई जगह फैक्ट्री ओपन कर रही है, तो न्यू पोस्ट क्रिएट कर रही है, उस न्यू पोस्ट को जो फिल करने के लिए आ रहा है उसको हम बोलेंगे न्यू रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट बोला जाता है दो तरीके की होती है, तो रिक्रूटमेंट एक तो देखो, रिक्रूटमेंट मतलब हायरिंग ऑफ वर्कर्स, तो दो तरीके के वर्कर्स हायर होते हैं। एक तो जो पुरानी पोस्ट को रिफिल करने आ रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया रिप्लेसमेंट, और जो एक न्यूली क्रिएटेड पोस्ट के लिए हायर किए गए हैं उसको हम बोलते हैं न्यू रिक्रूटमेंट। बात समझ में आ रही है जी। टोटल रिक्रूटमेंट मतलब टोटल हायरिंग, और इसी टोटल हायरिंग टोटल रिक्रूटमेंट को एक नाम, टेक्निकल नाम दिया जाता है एक्सेशंस। Accessions मतलब total number of workers recruited which contains replacement as well as new recruitment। ठीक है। चलो, अब एक बारी ना इन सारी टर्मिनोलॉजीज को जरा मैं क्लियर कर दूंगा आपको। हाँ जी, हमारा यहाँ पर एसजी कॉमर्स करियर पंचकुला ऑफिस है। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर मैम है, इनका नाम है प्रीति मैम, ये काम कर रही है।
ठीक है जी। ऑलराइट, अब कमिंग ईयर में हम कुछ चेंजेस एंटिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू एक्सपैंड एंड वी आर आल्सो गोइंग टू ओपन इन चंडीगढ़ लोकेशन। ठीक है, और वहां पर हमको 2 ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स चाहिए होंगी। ठीक है, 2 न्यू ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स इन चंडीगढ़ लोकेशन। लेट देयर नेम बी एक्स एंड वाई। और नेक्स्ट ईयर हम एक और चीज एंटिसिपेट कर रहे हैं दैट प्रीति मैम हैज फाउंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स, और वो हमें छोड़कर चली गई, तो हमें पंचकुला में भी एक न्यू कोऑर्डिनेटर इनकी जगह हायर करनी पड़ रही है और उस कोऑर्डिनेटर का नाम है जेड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट ईयर अगर मैं आपसे पूछूं कितनी सेपरेशन है, कितनी रिप्लेसमेंट है, कितने न्यू रिक्रूटमेंट है, कितनी एक्सेशन है, एक बार ये चारों टर्मिनोलॉजी, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट और एक्सेशन, कहानी रिपीट कर रही हूँ मैं आप। पंचकुला ऑफिस में ऑलरेडी काम कर रही है प्रीति मैम, ये नेक्स्ट ईयर छोड़कर चली जाएंगी तो इनकी जगह हायर होगी जेड। हम चंडीगढ़ लोकेशन में एक्सपैंड कर रहे हैं और वहां पर हमने 2 नए कोऑर्डिनेटर्स हायर किए हैं एक्स और वाई। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप मुझे ये बता दो कितनी लोग जा रहे हैं सेपरेशन, 1 प्रीति मैम, रिप्लेसमेंट 1 प्रीति मैम की तो रिप्लेसमेंट आ रही है दैट इज जेड, न्यू रिक्रूटमेंट 2 एक्स एंड वाई, और अगर मैं आपसे बात करूं एक्सेशन 3, एक्सेशन मतलब रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट 3। बात समझ में आ गया है जी। ठीक है, तो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए अलग मेथड हमारे पास बन जाता है और एक्सेशन के लिए अलग मेथड बन जाता है। हर मेथड के डिनोमिनेटर में चल रहा है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल और न्यूमरेटर में जो भी मेथड का नाम। ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट में हमारे पास बच जाता है जी फ्लक्स मेथड। नाउ फ्लक्स मेथड क्या कहता है, न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूट, सभी को ऐड कर दो और मुझे बताओ ये रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट को मिलाकर हम क्या से क्या बोल सकते हैं, एक्सेशन, तो मतलब नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन डायरेक्टली भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई जी। हाँ, इससे डबल काउंटिंग हो सकती है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया लेट से 80 पीपल हैव लेफ्ट, उस 80 में से 50 की वैकेंसी फिल की जा चुकी है तो दोबारा से उस सीट की डबल काउंटिंग हो रही है। यस इट मींस डबल काउंटिंग, बट फ्लक्स मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं इसका ये हो सकता है कि इंडस्ट्री में अगर बाकी फर्म्स भी फ्लक्स मेथड से अपना लेबर टर्नओवर मेजर कर रही है तो हमको भी फ्लक्स मेथड से करना है, या लेट से हम ही लास्ट ईयर फ्लक्स मेथड से लेबर टर्नओवर कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस हमें इस साल भी फ्लक्स मेथड ही करना। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि फ्लक्स मेथड में लॉजिकल फ्लॉ है, इफ एनीवन एल्स इज यूजिंग इट आप भी इसे यूज कर सकते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस। ठीक है जी, ये मेथड सभी को क्लियर हो गए हैं। तो हमारे पास 5 मेथड निकल कर आ रहे हैं, बाजू के नाम में साथ साथ गिनो, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, फ्लक्स, न्यू रिक्रूटमेंट, एक्सेशन मेथड, सभी के डिनोमिनेटर में चल रहा है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द डे। अच्छा, एक और चीज भी है जी, हम अगर अपने वर्कर्स एट बिगिनिंग ले ले, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, उसमें ऐड कर दो जो आए, माइनस कर दो जो चले गए, तो क्या बच जाएगा, वर्कर्स एट एंड क्लोजिंग वर्कर्स। जो आए मतलब नंबर ऑफ एक्सेशन, चाहे आए वो किसी पुरानी पोस्ट के लिए मतलब रिप्लेसमेंट, चाहे न्यू पोस्ट के लिए, जो भी बस आए माइनस कर दो तो चले गए। नंबर ऑफ वर्कर्स एट एंड कई बार कोई बेसिक फिगर होती है उसके लिए ये चीज जरूरी पड़ जाती है। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को हम पेंडिंग रखेंगे। लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू क्वेश्चंस टी। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट। हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 1 जनवरी 2013 है 7600, नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 31 दिसंबर है 8400। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट while 320 वर्कर्स वर डिस्चार्ज्ड, एंड उसके बाद 12, ये फुल स्टॉप लगा लेना प्लीज, 1200 workers were recruited during the year, and of these 300 were recruited because of exit and the rest were recruited in accordance with the expansion plan. रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट। क्वेश्चन ने मेथड का नाम ले लिया मतलब आपको अपनी तरफ से ऑल पॉसिबल मेथड्स का आंसर देना। अब
जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम सीधा फॉर्मूला यहाँ पर लगा दे। आपने क्या काम करना है बच्चे, आप पहले से आइडेंटिफाई करो न्यूमरेटर अलग अलग से क्या, नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, चैप्टर की हेडिंग डालें लेबर, लेबर चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी है? 400। 400, ये प्रॉपर्ली लिखकर बताएं। 80 प्लस 320, 400। 80 वर्कर्स लेफ्ट while 320 were discharged। फिर जो इन्होंने हमें बताया 1200 वर्कर्स वर रिक्रूटेड, ये क्या है? रिक्रूटेड मतलब, ना रिक्रूटमेंट मतलब टोटल रिक्रूटमेंट, खाली वर्क रिक्रूटमेंट मतलब टोटल रिक्रूटमेंट, जिसको हम प्यार से एक्सेशन भी बोलते हैं। न्यू रिक्रूटमेंट इज अ सब पार्ट ऑफ इट। ये हमारे पास कितना है? 1200। क्वेश्चन कह ही रहा है 1200 वर्कर्स वर रिक्रूटेड, ऑफ दीज 300 वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट। बिकॉज ऑफ एग्जिट मतलब लोग छोड़कर गए थे, उनके लिए 300 लोग आए हैं, मतलब 300 क्या बन गया? प्लीज। ठीक है जी। एंड बाकी के रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेंशन, एक्सपैंड किया, न्यू पोस्ट क्रिएट की। तो मतलब बिल्कुल 1200 में से 300 हटा दो, बता कितना? 900। इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पता करना है? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि हर मेथड के लिए डिनोमिनेटर है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जी 7600 प्लस 8400 डिवाइडेड बाई 2 करके कितना आ गया आपके पास? 8000। चलो जी, ये बेसिक वर्किंग जब आपने कर ली, तो अब आपको पांचों मेथड से आंसर देना है। बच्चे रिक्वेस्ट है अभी बैठकर ये काम करो, राइटिंग दी फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली। जस्ट बिकॉज किताब में छपा छपाया है इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चंस में उसे लिखेंगे। मैंने क्लास का टाइम बचाने के लिए किताब में छाप के दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आंसर में भी टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले कोई भी मेथड का पहले कर दो, कोई चक्कर नहीं है। मैं भी सॉल्व कर रही हूँ साइलेंट मोड में, आप लोग भी सॉल्व करें। प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे। 5% सेपरेशन मेथड। रिप्लेसमेंट का आंसर 3.75%। फ्लक्स का 20%। हाँ जी, ठीक बता रहे हैं ना। शायद ही एक बच गया है, तो जाना है तो जा सकते हो। हाँ जी,
हाँ हाँ 100%। मेरे को मैसेज भी ड्रॉप कर देना एक बार email में। लो वेलकम। फ्लक्स का 20%। यस मैम। न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। सॉरी। 11.25। हाँ जी। एक्सेशन का 15 है। जी। सेशंस थी हमारे पास वेल। 12 15। कर लीजिए कंप्लीट। अभिनव प्लीज कंफर्म क्या आपके पास भी आंसर्स आ रहे हैं? मैं शुरू से मैच करवा दूं अगर आपको। सेपरेशन 5%, रिप्लेसमेंट 3.75%, फ्लक्स 20%, न्यू रिक्रूटमेंट 11.25 और एक्सेशन 15%। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा बच्चे, बिफोर आई प्रोसीड अहेड, कॉस्ट अकाउंटिंग बुक में भी वही पैटर्न ही रहेगा जैसा आपको सेकंड में बताया था। स्टार्टिंग में रहेंगे आपके पास मेन क्वेश्चंस। वो मेन क्वेश्चंस में आपका आईसी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी है। और उसके बाद आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के बाद रहेगा आपके पास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अगर मैं होमवर्क देती हूँ तो उस होमवर्क का स्टेप वाइज सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। इस चैप्टर के एंड में आपको वो भी मिल जाएगा। एफएम में आई नेवर प्रोवाइड सॉल्यूशंस बिकॉज थिंग इज एफएम में ना वैरायटी नहीं है। तो होता क्या है कि बच्चा सोचता है टॉपिक इजी है, होमवर्क का कष्ट नहीं करते हैं जी, चलो कोई बात नहीं हो जाएगा होमवर्क। तो अगर मैं आपको पढ़ी बनाई उसके लिए खिचड़ी दे रही हूँ, कहीं ना कहीं आप बोलोगे हाँ बाद में होमवर्क कर लेते हैं। एफएम इज दैट सब्जेक्ट। तो मैं मेरे को ये लगता है कि क्लास में होमवर्क डिस्कस करेंगे, बच्चा इसी बहाने से करके आएगा कि होमवर्क डिस्कस हो रहा है तो क्लास में हो रहा है, उसके बाद मैम नहीं बताएगी होमवर्क के में। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है कि हम अटक जाते हैं। क्वेश्चन ऑफर्स अ लॉट ऑफ वेराइटीज, एक ही चैप्टर में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, तो उसमें आपको सॉल्व होमवर्क मिल जाएगा। ये डिफरेंस है। ठीक है जी। एंड ऑफ कोर्स थ्योरी नोट्स आर देयर। So each and every chapter is going to have 5 sections: main questions, examination questions, extra practice questions, solution to homework and theory। एक ही चैप्टर आपको एक जगह मिलेगा। जैसे कई कई ऑथर्स क्या करते हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट सेपरेट बुकलेट फॉर थ्योरी, then they distribute a separate booklet for extra practice question, then they distribute a separate booklet for let us say summary concept। इस तरीके से मेरा ऑब्जेक्टिव होता है एक चैप्टर एक ही जगह मिले आपको। अलग अलग किताबों में सेम लेबर चैप्टर के लिए आपको अलग अलग किताबें नहीं खोलने की जरूरत पड़ेगी, एक ही जगह मिलेगा जो मिलेगा। एंड मेरा काफी सालों से जब से मैंने अपनी बुक बनाई है हमेशा वो मेरा चला है फिल इन द ब्लैंक फॉर्म। जैसे कि आपने एफएम में भी आगे लिखा, थोड़ा थोड़ा हम खुद ही लिख रहे थे, काफी हमको प्रिंटेड मिला। बट अगर ये पहला बैच है जिसमें मैंने 90% कंटेंट प्रिंटेड रखा हुआ है। अदरवाइज लास्ट बैच तक मैं ये फॉर्मूलाज कभी प्री प्रिंटेड रखती नहीं थी, ये सब हाथ से लिखवाया जाता था क्लास।
होता क्या था, जब ये सारी नोटिंग्स हाथ से लिखवा रहे हैं तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा भी लगता था। बट पहले तक क्या होता था, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ नवंबर 2023 तक, तो वैसे भी हमारे पास ओल्ड स्कीम चल रही थी, ग्रुप 1 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था, कभी टाइम की किल्लत हमें लगेगी। इस बार ये ग्रुप 2 में है, हम सभी जानते हैं, ना सिर्फ आपके सितंबर अटेम्प्ट की बात करूं, इन जनरल ग्रुप 2 के लिए टाइम कम होता है। सो टू क्विकन अप द पेस ऑफ द क्लासेस, ये रिटन वर्क का मैंने आपका काम थोड़ा सा कम किया है। बट डज नॉट मीन कि आपके दिमाग में आए अरे प्रिंटेड कंटेंट है बेकार ही। एनीथिंग विच इज ऑलरेडी प्रिंटेड इन योर बुक्स मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे डब्बों में रखी है चाहे डब्बों में नहीं भी रखी, खुला फॉर्मूला लिखा है, इक्वली इंपॉर्टेंट है सब कुछ, प्लीज उसे इग्नोर नहीं करना। ये आपके कॉन्सेप्ट ही तो है जो कि आपको लास्ट में रिवाइज करनी है। तो हाँ, हम क्लास में जब क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हम जब फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो एक बार अगर आपने अपने हाथ से बुक में नहीं लिखा तो भी इतना कोई नुकसान हुआ नहीं है, उल्टा हमारा टाइम ही और बच गया है। सो व्हाट आई नीड टू से इज कि आपको बुक में सारा कॉन्सेप्ट तैयार मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने रिवाइज करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 10 जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, accountant of Y Limited has computed labor turnover rate for quarter ended 31st March 2011 as 10%, 5% and 3% respectively under flux method, replacement method and separation method respectively. If the number of workers replaced during that quarter is 30, find out the number of workers recruited and joined, workers left and discharged, number of workers in beginning and end and at end, and equivalent employee turnover rate for the year. ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है फोर्थ रिक्वायरमेंट वाला, बट पहले 3 रिक्वायरमेंट्स की बात करें। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड। रिक्रूटेड मतलब हायर्ड, मतलब वही ज्वाइंट जिनकी हायरिंग हुई है। प्यार से बोले तो ये क्या पूछ रहे क्वेश्चन आपसे, एक्सेशन। वर्ड रिक्रूटेड बोल पढ़कर न्यू रिक्रूटमेंट नहीं बोलना, वर्ड रिक्रूटमेंट मतलब टोटल रिक्रूट, टोटल हायरिंग। वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मतलब प्यार से क्या बोलेंगे, सेपरेशन। अच्छा, क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन दे क्या रहा है, वो आपको 3 मेथड के रेट कैलकुलेट करके बता रहा है, फ्लक्स, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन, और वो आपको नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी बता रहा है 30। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। क्या हुआ, हाँ जी। एनीवे आप लोग मुझे बताएं हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन, स्टार्ट कैसे करेंगे इसे। लेकिन तो टाइमिंग्स भी लिखी आ रही थी। नहीं, हाँ जी, प्लीज टेल मी हाउ टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्राइक कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट मेथड से स्टार्ट करते हैं, कुछ तो मिसिंग फिगर निकल कर आएगी। नाउ व्हाई वी हैव सिलेक्टेड रिप्लेसमेंट मेथड, बिकॉज इसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसका तो एक तो रेट ही गिवन है 5% और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स भी हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिप्लेसमेंट मेथड, मेरे साथ साथ सभी लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लेबर टर्नओवर as per replacement method. It is number of replacements upon average number of workers into 100। ठीक है, रिप्लेसमेंट मेथड आपको बताया जा रहा है 5%, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स 30, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मालूम नहीं, वो मिसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी। सो व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, 6 नहीं बेटा 600 है। या तो देखो आप 100 को यहां लिखोगे, इधर मल्टीप्लाई करके, अगर यहां नहीं लिखते हो तो या यहां लिखोगे फिर यहां नहीं लिखोगे, बात तो एक ही है। ऐसे 600 आ गया जी सभी के पास। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, आगे सजेस्ट कीजिए।
सेपरेशन मेथड। देखो हमें दो चीजें बतानी है, क्या क्या बतानी है, एक्सेशन और सेपरेशन। अब पहले हम फ्लक्स मेथड नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि फ्लक्स मेथड के न्यूमरेटर में क्या क्या आता है, सेपरेशन और एक्सेशन, ये दोनों ही गायब है। खाली सेपरेशन मेथड लगाओ, वो हो जाएगा काम, ठीक है ना। खाली एक ही मिसिंग फिगर होनी चाहिए कभी भी। तो लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड, number of separations upon average number of workers into 100। सेपरेशन है आपके पास 3%, नंबर ऑफ सेपरेशंस मालूम नहीं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पता चल गया है 600 है। चलो जी, नंबर ऑफ सेपरेशंस बताएंगे। 18। 80। और इसी को हम प्यार से एक वर्ड क्या बोल रहे हैं, जो कि रिक्वायरमेंट 1 आस्क है, रिक्वायरमेंट 2, सॉरी रिक्वायरमेंट 2, वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तो देखो जब हम ऐसे बीच बीच के वर्किंग्स कर रहे हैं, या तो हम अपने फाइनल आंसर में इस तरीके से डब्बा बनाकर एग्जामिनर को हाईलाइट करवा देंगे, देखो जी यहाँ रिक्वायरमेंट आंसर होगी है, या टुवर्ड्स द एंड एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट बनाकर दे देंगे, 1 का ये आंसर है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब आप अप्लाई कर सकते हैं फ्लक्स मेथड। लेबर टर्नओवर एज पर फ्लक्स मेथड, number of separations plus number of accessions upon average number of workers into 100। जी, फ्लक्स 10 है, सेपरेशन 18, नंबर ऑफ एक्सेशंस मालूम नहीं, बताइए। 42 चेक कर लेना। 42। यस मैम। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन ने पूछी थी रिक्वायरमेंट किस नाम से, वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। पहली रिक्वायरमेंट वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, ये पहली रिक्वायरमेंट आंसर हो गई। ठीक है, बिफोर आई प्रोसीड टू नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, मैं सेवा के तौर पे पूछना चाहती हूँ, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, प्योरली प्योरली न्यू रिक्रूटमेंट। 12। कैसे 12? बिल्कुल, आपके पास वैसे टोटल रिक्रूटमेंट कितनी हुई है, जिसको आपने अभी भी एक्सेशन बोला, कितनी हुई है 42। 42 में से 30 पुरानी पोस्ट के लिए आए थे, रिप्लेसमेंट के लिए आए थे, तो बाकी के 12 न्यू रिक्रूटमेंट के लिए आए थे। ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस चीज को, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपके पास, नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग एंड एट एंड। ये बताना है कितने वर्कर स्टार्टिंग में थे, कितने एंड में थे। पहला ट्राई आप ले लो, जो मर्जी हाथ पैर मार दे, एक बार सोचो, मैंने तो करवाई थी ना, पहले एक बार आप सोचो कैसे काम कर सकते हैं इसका। वर्कर्स इन बिगनिंग और वर्कर्स एट एंड, कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि वर्कर्स इन बिगनिंग और एंड का कॉन्सेप्ट कहां पर अप्लाई होगा, कहाँ जरूरत पड़ती है नंबर्स की।
एनीवन जिसको कुछ ट्राई कर रहा हो, कैसे कर सकते हैं? चलो हिंट दे देते हैं कि यू कैन स्टार्ट विद अज्यूमिंग समथिंग एज एक्स। नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग को एक्स अज्यूम कर। अब कैसे प्रोसीड कर सकते हो? सेपरेशन माइनस कर, और एक्सेशन ऐड करके वर्कर्स एट एंड आ जाएगा। चलो यहां तक ठीक है, साथ साथ करते हैं से। लेट नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग बी एक्स, वर्कर्स एट एंड क्या होता है? वर्कर्स इन बिगिनिंग माइनस सेपरेशन प्लस एक्सेशन, माइनस सेपरेशन प्लस एक्सेशन। ठीक है, एक्स सेपरेशन कितनी हुई थी 18, एक्सेशन कितनी हुई थी 42, तो वर्कर्स एट एंड कितना आ गया x प्लस 24। यहाँ तक पहुंच गए सभी लोग? अब इसके बाद बताओ और क्या कर सकते हैं? वर्कर्स इन बिगनिंग और एट एंड से रिलेटेड और क्या चीज होती है? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स एट बिगिनिंग प्लस वर्कर्स एट एंड डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? 600 जी। तो हमारे पास x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 1200 बन रहा है। x की वैल्यू कितनी है? 588। तो हमारे पास वर्कर एट बिगिनिंग आ गया 588, और वर्कर एट एंड भी आ गया। x प्लस 24 612। क्लियर हो गया जी? Yes, ma'am. ठीक। चलो ना, लास्ट में जो रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस करनी है, जो कॉन्सेप्ट भी पेंडिंग है हमारा, कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर। बच्चे आप देखो, आपके पास जो भी ये रेट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 10, 5 एंड 3, दीज आर कैलकुलेटेड फॉर अ ड्यूरेशन विच इज नॉट द कंप्लीट ईयर। कौन सी ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेटेड है? फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च। ठीक है, तो कह रहे हैं इस क्वार्टरली इंफॉर्मेशन को एनुअल में कन्वर्ट कर लो। तो एक तरीका तो ये हो सकता है सीधा, एक क्वार्टर का अगर 10% है तो पूरे साल का कितना, मल्टीप्लाइड बाय 4 क्वार्टर्स कर दो 40%। ऐसे ही कई बार तो ये करता है, बट कई बार हो जाता है एग्जैक्ट ड्यूरेशन पर डेज के हिसाब से, कि हर क्वार्टर में डेज सेम नहीं होते। ये क्वार्टर एंडेड कौन सा है? मार्च। तो जनवरी में कितने दिन हुए? 31। फेब्रुवरी में कितने? 29। मार्च में फिर से 31, 90 दिन, पूरे साल में 365 दिन। तो उसके डिवाइडेड बाय 19 टू 365, इस तरीके से काम करता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास बेसिक टर्नओवर रेट, जो बेसिक कैलकुलेशन है, वो एक ऑलरेडी एक साल की नहीं है, लेट से एक महीने की है, एक क्वार्टर की है, या हाफ ईयर की है, उसको जब आप एनुअल में कन्वर्ट कर दोगे तो वो कॉन्सेप्ट कहलाया जाता है इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, लेबर टर्नओवर रेट जो भी आपने उसे एक छोटी ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट किया, उसको आप एनुअल में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे? उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड, नंबर ऑफ डेज इन दैट क्वार्टर और अ मंथ, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन द
ईयर टू डेट। नंबर ऑफ डेज इन द ईयर, क्वेश्चन साइलेंट है तो अपनी तरफ से हमेशा 365 लेना है। अदरवाइज कई बार क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन है कि वो कई बार बोलता है टेक 360 डेज इन द ईयर, तो उसकी बात माननी है। अदरवाइज साइलेंट है तो ऑलवेज 365 डेज। ठीक है, तो बेसिकली अब कब हम डायरेक्टली इनटू 4 क्वार्टर्स करते हैं, जहां पे क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है फॉर अ क्वार्टर, बट वो क्वार्टर की डिटेल नहीं बोल रहा। क्वार्टर एंडेड मार्च है, एंडेड है, या जून एंडेड है, सितंबर एंडेड है, दिसंबर एंडेड है। अगर तो सिर्फ एक वो खाली वर्ड क्वार्टर बोल रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा क्वार्टर है, तो इनटू 4 क्वार्टर्स कर दोगे। बट अगर स्पेसिफिक क्वार्टर का नाम ले रहा है तो डेज के हिसाब से। सिमिलरली लेटर से आपके पास क्वेश्चन है एक मंथ के लिए, अगर तो बोलता है ड्यूरिंग अ मंथ, मंथ का नाम नहीं है, तो इंटू 12 कर दोगे। बट अगर एक मंथ का नाम है, लेटर से मंथ ऑफ ऑगस्ट, अब अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31, तो रेट जो है आया हुआ है डिवाइड बाई 31 इंटू 365 कर। बात समझ में आ रही है जी? चलो इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर्मूला तो आपके पास बुक में लिखा ही हुआ है। अब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट एम्प्लॉई टर्नओवर रेट फॉर द ईयर, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसको लिखा, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड अपॉन नंबर ऑफ डेज इन पीरियड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर। चलो जी, अब क्वेश्चन है जिस जिस मेथड का बताया हुआ है। सबसे पहले फ्लक्स मेथड जी, फ्लक्स मेथड। हाँ जी, 10% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। जनवरी में 31, फरवरी में 28, फिर मार्च में 31, 90 दिन इंटू 365। ये जो भी आंसर वाला है बता दें। 40 पॉइंट समथिंग ही होगा। 40.56। 40.56%। फिर आपके पास नेक्स्ट रिप्लेसमेंट मेथड। हाँ जी, 5% डिवाइडेड बाय 90 इंटू 365, 20 पॉइंट समथिंग होगा ये, 20.28, 20.28। एंड देन सेपरेशन मेथड। हाँ जी, 3% डिवाइडेड बाय 90 इंटू 365, 12 पॉइंट समथिंग होगा, 12.17%। ठीक, ठीक हो गया जी। ऑल राइट, बात समझ में आ गई है। तो ऐसा है बेटा, लेबर टर्नओवर का जो मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस हो गया है। इसमें क्या है कि 5 तो आपके मेथड्स हैं। अगल बगल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको कोई मिसिंग फिगर निकालनी है वर्कर्स एट बिगिनिंग या एंड की, तो हमें पता होना चाहिए वर्कर्स एट बिगिनिंग और एंड से रिलेटेड दो बातें हैं। एक तो उनका एवरेज विल बी कॉल्ड एवरेज, जो कि हर मेथड में यूज होते हैं, और एक वर्कर्स एट बिगिनिंग से एट एंड वाले वर्कर्स तक कैसे पहुंचना है। बिगिनिंग वाले वर्कर्स को लो, उसमें से माइनस कर दो सेपरेशन, ऐड कर दोगे एक्सेशन, तो वर्क इज एट एंड आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है जी। चलो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम और पिक कर सकते हैं। अभी 9th में 10th टर्न हो गए, 11th टर्न हो गया, 12th भी मैं आपको करवा दी। बट पहले आप सभी अपने लेवल पर मेरे सामने बैठकर क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज।
कहीं पर बिल्कुल ही फंस रहे हैं तो बता दीजिएगा, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश लीजिए, टाइम की कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, क्या फिगर आउट कर पा रहे हो? पहले, सबसे पहले आपने क्या फिगर आउट किया होगा? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 990 प्लस 1010 डिवाइडेड बाय 2 करके 1000 आ रहा है। उसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड अप्लाई कर लिया, जैसे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स आ रही है 30। 3 नहीं आ रही, 30 आ रही, 30। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक बार वो सोचो। सेपरेशन निकाल सकते हैं कैसे? बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन पर प्रॉपर सॉल्यूशन रख देते हैं। सबसे पहले हमने पता किया एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 990 प्लस 1010 करके 1000। फिर हमने अप्लाई किया लेबर टर्नओवर एज पर रिप्लेसमेंट मेथड। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, हर क्वेश्चन में लिखिएगा, फॉर्मूला नहीं लिखा मार्क्स कट जाते हैं। इस सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी। आपके पास रिप्लेसमेंट मेथड है 3। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आ गई 30। अब ये हम कर सकते हैं कि हमने नंबर ऑफ एक्सेशंस पता कर लिया। नंबर ऑफ एक्सेशंस क्या होते हैं? रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। रिप्लेसमेंट आपने अभी भी कैलकुलेट की कितनी? 30। न्यू रिक्रूटमेंट क्वेश्चन आपको बताया है 40, तो एक्सेशन कितनी हो गई? 70। एक्सेशन कैलकुलेट करने का एक फायदा ये हो गया कि हम अपना अब कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, दैट वर्कर एट बिगिनिंग में माइनस करवाते हो सेपरेशन और ऐड करवाते हो एक्सेशन, तो वर्कर एट एंड आ जाता है। अब आप ये देखो, बिगिनिंग का वर्कर कितना है? 990। एंड का 1010। एक्सेशन आपने पता की अभी 70। तो सेपरेशन आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी, मिसिंग फिगर। थोड़ा सा साइंस का ध्यान रखना है। वर्कर्स एट एंड में माइनस करवाओगे 70। इसमें अब अगर हम रिवर्स में चले तो कितना बता रहे हो आप मुझे? 50। आपने आपने 90 बताया, एक बार दोबारा से सोच कर देखो। देखो 990 माइनस सेपरेशन प्लस 70 इज इक्वल टू 1010। ठीक है, तो अब सेपरेशन का अगर उधर लेकर जाओ, साइन पॉजिटिव है, दूसरी तरफ 50। 990 प्लस 70 माइनस 1010 ऐसे। तो ये आपके पास आ गया 50, ये मिसिंग फिगर 50 की। ठीक है जी। नाउ यू कैन आंसर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट बाय सेपरेशन एंड फिक्स मेथड। खत्म करो क्वेश्चन को।
लेबर टर्नओवर रेट, सेपरेशन मेथड। जी जी नंबर ऑफ सेपरेशन 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 5%। और सिमिलरली जब आप फ्लक्स का काम करेंगे तो यहाँ आंसर आ रहा है 12%। आपके मेन आंसर 5% और 12%। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्लियर हो गया ये भी। तो बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन आपका बन सकता है, छोटा सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है, जिसमें कोई मिसिंग फिगर निकालनी है, कुछ ना कुछ ये वाला काम करना है, बट कॉन्सेप्ट वही है। एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द फॉर्मूला, एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द रिलेशनशिप की वर्कर्स एट बिगिनिंग और एंड से हम क्या वर्किंग कर सकते हैं, एवरेज इन दोनों का एवरेज होता है जी, एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन द असाइनमेंट इटसेल्फ। नाउ द रीजन मैंने इसे सॉल्व बेसिस पर क्यों रखा है, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन, इसके जैसा आज तक पेपर में तो नहीं आया। कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली द सिमिलर थिंग, इट्स एग्जीक्यूशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसको सॉल्व बेसिस पर रख दिया हमने। क्या करना है, सिर्फ इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि लेट अस से 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बन गया तो एटलीस्ट हम सॉल्व कर पाएंगे। है कॉन्सेप्ट क्या, हम देखते हैं एक बार, क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ना जरा। Coors Consultancy Limited is engaged in BPO industry. One of its trainee executives in the personnel department has calculated labor turnover rate 24.92% for the last year using flux method. Flux method already उन्होंने calculate करके दिया हुआ है. Following is some data provided by personnel department for last year. Personnel department मतलब HR department. HR department से क्या डिटेल मिली है कि देखो एम्प्लॉइज की 8 अलग अलग डेजिग्नेशन है, इनकी वैल्यूज गिवन है एट बिगनिंग, जॉइंट मतलब एक्सेशन, लेफ्ट मतलब सेपरेशन, और एट एंड कुछ कुछ वैल्यूज बीच में मिसिंग भी है, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क है वो मिसिंग फिगर है, जहां पर डैश डैश है वो एक नील फिगर है। एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, 2 डेजिग्नेशन के एम्प्लॉइज हमें ज्वाइन भी करे थे, सब्सिडरी से निकल कर आए हैं। और एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड टू सब्सिडरी कंपनी, 2 डेजिग्नेशन के एम्प्लॉइज हमने अपने यहाँ से सब्सिडरी को भेज भी दिए हैं। सब्सिडरीज आफ्टर ऑल द पार्ट ऑफ अ मेन पेरेंट ग्रुप ओनली, है ना, हम सभी जानते हैं। चलो ठीक है, ऐसा ट्रांसफर चलता रहता है। At the beginning of year, there were total 772 employees on the payroll of the company. Opening strength of supervisor, voice agent and assistant manager were in the ratio of 3:3:2. देखो सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर, तीनों की ओपनिंग स्ट्रेंथ मिसिंग है जी, बट ये कह रहे हैं कि आपस में 3:3:2 की रेशो दी है। अच्छा, company has decided to abandon the post of team leaders and consequently all of the team leaders were transferred to subsidiary company. कह रहे हैं हाँ, हम जो मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, हमने अपने पास टीम लीडर की पोजीशन ही खत्म कर दी है, और जितने टीम लीडर हमारे पास चल रहे थे हमने सारों को सब्सिडरी में भेज दिया। हमने कितने टीम लीडर्स को सब्सिडरी में भेजा है, टीम लीडर 60। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ओपनिंग स्ट्रेंथ भी 60 की ही रही होगी बेटा, है ना। क्यों, कैसे कह सकते हैं हम इस चीज को कि सीधी सी बात है, जब पोस्ट ही खत्म कर दी तो कोई नए तो आए नहीं होंगे, जो थे सारे भेज दिए, मतलब स्टार्टिंग में 60 थे, वही 60 ने भेज दिए। बात समझ में आ रही है जी? ओके। कंपनी and its subsidiary are maintaining separate set of books of account and separate personnel department. ये लाइन कहने का मतलब ये है कि भले ही सब्सिडरी इज अ पार्ट ऑफ मेन ग्रुप, आप इसे लेबर टर्नओवर पर्पसेस से एक सेपरेट एंटिटी ही मानेंगे। आप खुद को एक सेपरेट एंटिटी मान रहे हैं, सब्सिडरी को सेपरेट एंटिटी मान रहे हैं, ताकि सब्सिडरी से जो लोग चलकर आ रहे हैं वो एक्सेशन माने जाए फॉर लेबर टर्नओवर पर्पसेस, जो हमने सब्सिडरी को भेज दिए वो हमारी तरफ से सेपरेशन काउंट हो जाए फॉर लेबर टर्नओवर पर्पस, क्योंकि अलग अलग एचआर डिपार्टमेंट है, अलग अलग रिपोर्टिंग है, तो अलग अलग लेबर टर्नओवर कैलकुलेशन की होगी। इस लाइन की ये सिग्निफिकेंस। Now, you are required to calculate labor turnover rate as per replacement and separation method.
एंड वेरीफाई द लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड अंडर फ्लेक्स मेथड बाय ट्रेनी एग्जीक्यूटिव। कह रहे हैं जो बिल्कुल पहली लाइन में ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने कैलकुलेट करके बताया था फ्लेक्स का 24.92, वेरीफाई करके बताओ ये सही कैलकुलेट किया कि नहीं किया। वो ट्रेनी है बच्चा, आप सीए हो, आप बताओ। ठीक है जी। अब काम कैसे करना है, अल्टीमेटली आपको तीन मेथड की कैलकुलेशन करनी है। आपको सभी के लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज कैसे आता है, वर्कर्स इन बिगनिंग और एंड का एवरेज लेकर। पॉइंट इज बिगनिंग की किसी की स्ट्रेंथ गायब है, किसी की एंड की गायब है। इस काम को कंप्लीट कैसे करना है, पहले एक बार आप स्क्रीन से ही समझेंगे बच्चे, स्क्रीन से ही समझना जरा। ये सब्सिडरी को आने जाने वाले जो लोग हैं ना, उनको मैं पहले से थोड़ा मार्क कर लूं। सीनियर वॉइस एजेंट और डेटा प्रोसेसर, ये यहाँ पे भी है। और टीम लीडर है और एक असिस्टेंट मैनेजर है। ये मैंने चार लोगों को अलग से मार्क कर लिया। मैं सिर्फ इस टेबल पर अपर पोर्शन पर फोकस करूंगी। इफ आई टॉक अबाउट डेटा प्रोसेसर, बिगिनिंग स्ट्रेंथ है, एंड स्ट्रेंथ है, खत्म होगी बात, इसमें कुछ नहीं सोचना। बट इफ आई टॉक अबाउट पेरोल प्रोसेसर, नेक्स्ट डेजिग्नेशन, इसका बिगिनिंग गायब है, जॉइंट लेफ्ट एंड दे दिया। क्या हम इसकी हेल्प से बिगिनिंग पता कर सकते हैं, कितना आ रहा है। रिवर्स वर्किंग करोगे, 80 8 एंड 40 थे, इसमें वापस ऐड बैक कर दो, जो छोड़कर चले गए सेपरेट हो गए, लेफ्ट हो गए 60, माइनस कर दो जो आई 20, तो कितना आ गया ये 80। सभी को ये कैलकुलेशन क्लियर है बच्चे, ठीक है जी। अच्छा, फिलहाल हम सुपरवाइजर का काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका बिगिनिंग और एंड दोनों गायब है। फिलहाल हम वॉइस एजेंट का काम नहीं कर पाएंगे, इसका बिगिनिंग और एंड दोनों गायब है, ठीक है। बट क्या हम असिस्टेंट मैनेजर का काम कर सकते हैं, एक बार असिस्टेंट मैनेजर की एडजस्टमेंट भी है सब्सिडरी वाली, ध्यान से देखो। असिस्टेंट मैनेजर में एंड में है 30, ज्वाइन हुए हैं 20, और जो असिस्टेंट मैनेजर हमने सब्सिडरी को भेज दिए 10, वो लेफ्ट ही मान लो, हमारी तरफ से तो लेफ्ट है। तो अब बताओ रिवर्स वर्किंग इसकी करके बताओ। देखो एंड में थे 30, एड बैक करो जो छोड़कर चले गए 10, माइनस कर दो जो नए आए हैं 20, कितना बन गया ये 20। दोबारा से समझाइए असिस्टेंट मैनेजर की, क्लियर है ये, क्लियर है, यस क्लियर है ये? अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखो सीनियर वॉइस एजेंट, ये बिगनिंग एंड गिवन है। सीनियर डेटा प्रोसेसर भी गिवन है। टीम लीडर्स का हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, 60 लीडर है। पोस्ट अबैंडन है तो 60 स्टार्टिंग में रहे होंगे और एंड में 0, क्योंकि पोस्ट अबैंडन है। अब हमारे पास बचा काम किसका, सुपरवाइजर और वॉइस एजेंट का। एक आपके पास लिखा हुआ है, इनकी आपस की तीन डेसिग्नेशन की स्ट्रेंथ 3:3:2 है। कौन कौन सी, ये भी सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर, इनकी स्ट्रेंथ है 3:3:2। तो अगर ओपनिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, अगर असिस्टेंट मैनेजर 20 है तो कैन वी से सुपरवाइजर 30 और वॉइस एजेंट भी 30 है, क्लियर है जी। अब सुपरवाइजर अगर बिगिनिंग 30 है तो एंड कितना होगा, इसकी कोई ज्वाइनिंग, इसकी ज्वाइनिंग है 60 की, 90, 30 + 60 कोई लेफ्ट नहीं है। वॉइस एजेंट की बात करो, 30 + 20 - 20, ये 30 हो जाएगा, +20 - 20 करके। क्लियर है जी, ये टेबल कंप्लीट हो गया। तो अगर मेरे को लेबर टर्नओवर रेट निकालना है, हम क्या करेंगे, हम अपने बिगिनिंग वाले वर्कर्स का टोटल करेंगे एंड दिस टोटल विल अराइव एट फिगर ऑलरेडी गिवन 772। हमारा वेरीफाई भी हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर अपनी तरफ से 772 ना भी बताता, हमारा काम चल रहा था। एंड वाला हम खुद निकालेंगे बच्चे, आपके पास ये सॉल्व ही है। एंड वाला आ जाएगा हमारे पास 1796, ठीक है जी। और हमने फिर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हमारा आ गया, सभी मेथड्स के लिए एप्लीकेबल डिनोमिनेटर आ गया। अब हमको न्यूमरेटर पता करना है। सेपरेशन मेथड के लिए हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ सेपरेशन, उस बाकी फिर हमें नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी चाहिए। एक तरीके से हमें एक्सेशन भी पता करनी है, न्यू रिक्रूटमेंट वगैरह भी पता करनी है। अच्छा, गोइंग बैक टू दैट टेबल, गोइंग बैक टू दैट टेबल, मैं अगर आपसे बात करूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी, जॉइंट को हम नाम क्या दे सकते हैं, एक्सेशन, और लेफ्ट को हम नाम क्या दे सकते हैं, सेपरेशन। आई नीड टू आइडेंटिफाई इस एक्सेशन में से एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट कितनी, क्योंकि रिप्लेसमेंट मेथड क्वेश्चन अलग से पूछा है। एंड एक्सेशन में से रिप्लेसमेंट हटा दोगे तो क्या बचेगा, न्यू रिक्रूट।
ये अलग से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बिल्कुल इंडिविजुअल केस बाय केस चलो। मैं सबसे पहले डेजिग्नेशन की बात कर रही हूँ डेटा प्रोसेसर की। डेटा प्रोसेसर जॉइंट है 1080, लेफ्ट है 60। तो यहाँ पर हमको एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि अगर 60 लोग सेपरेट हो गए तो 60 की वैकेंसी वापस फिल हो गई होगी। हमने तो ज्वाइनिंग्स तो बहुत सारी कर ली है, तो हमने ऑटोमेटिकली रिप्लेसमेंट को बोल दिया 60। अब ये रिप्लेसमेंट के बाद भी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो किस लिए ज्वाइन हो रहे हैं? फॉर न्यू रिक्रूटमेंट पर्पस। तो न्यू रिक्रूटमेंट कितना बन गया? 1020। बताओ जी, ये बात समझ में आई है सभी को? हमको यहाँ पर असम्पशन लेनी पड़ेगी कि बाय डिफॉल्ट जो सेपरेशन है, पहली प्रायोरिटी उनकी रिप्लेसमेंट फिल करने की तो होगी हो। एक बार आप मुझे नेक्स्ट डेजिग्नेशन के बारे में बताओ, पेरोल प्रोसेसर। जी ज्वाइंट है 20, लेफ्ट है 60। 60 छोड़ के चले गए और ज्वाइन करवाए हैं 20, तो आप बोलोगे कि जितने ये 20 आए ये रिप्लेसमेंट वाले ही आए होंगे। और वेरी सेफ असम्पशन, हम बेवकूफ नहीं है कि पुराने लोगों की वैकेंसी को अनफिल्ड छोड़ देंगे, न्यू पोस्ट की हायरिंग पहले करेंगे। नहीं जी, पहले आपकी प्रायोरिटी है पुरानी पोस्ट को फिल करना। वो जब तक पूरी नहीं होती आप न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं सोचोगे। तो इन दिस केस न्यू रिक्रूटमेंट क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बताओ जी। सुपरवाइजर ज्वाइंट है 60, लेफ्ट कोई नहीं हुआ जी। जब कोई लेफ्ट ही नहीं हुआ तो कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, मतलब जितनी ही ज्वाइनिंग है वो न्यू रिक्रूटमेंट। बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, नेक्स्ट। ज्वाइंट है 20, लेफ्ट है 20। अच्छा, लेफ्ट 20 है तो रिप्लेसमेंट भी 20 मान ले, तो मतलब न्यू रिक्रूटमेंट 0। एक बार नेक्स्ट का सोच के बताओ, असिस्टेंट मैनेजर। वो असिस्टेंट मैनेजर सब्सिडरी से भी कुछ था उसका। ज्वाइंट है 20, लेफ्ट है 10। अब बताओ, 10 रिप्लेसमेंट में आ गया कि 10 सेपरेट हुए, 10 रिप्लेस हो गए, और फिर जो 10 बच गए वो न्यू रिक्रूटमेंट। ऐसे ही मुझे सीनियर वॉइस एजेंट का बताना। सीनियर वॉइस एजेंट का ऐसा था, ज्वाइनिंग है 8 की, लेफ्ट कोई नहीं है। ज्वाइन 8 की, रिप्लेस जब सेपरेट ही नहीं है तो रिप्लेसमेंट भी नहीं है। सो नो रिप्लेसमेंट, बट जो ज्वाइनिंग हुई है वो प्योरली एंड प्योरली न्यू रिक्रूटमेंट है। सिमिलरली सीनियर डेटा प्रोसेसर सोचकर बताओ, इन ये भी 26 ज्वाइनिंग है, नो सेपरेशन। नो सेपरेशन मतलब नो रिप्लेसमेंट। तो जितनी 26 ज्वाइनिंग है दैट हैज बीन टुवर्ड्स न्यू रिक्रूटमेंट। और लास्ट में टीम लीडर। तो टीम लीडर का ऐसा है, सेपरेट तो हो गए थे 60, राइट, बट क्योंकि पोस्ट अबैंडन्ड है तो इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आनी, और इनकी कोई हायरिंग नहीं, कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है, न्यू हायरिंग कोई है ही नहीं, बस सेपरेशन थी जो थी। सो थिंग इज, अगर हम सभी सेपरेशंस का टोटल लगाएंगे, हम एक प्रॉपर टेबल बनाते हैं। इफ यू गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपने सेपरेशंस का टेबल बनाया है, और वो आपको लेफ्ट वाली गिवन नहीं थी, चाहे वो लेफ्ट सब्सिडरी वाली लेफ्ट है या ऊपर मेन टेबल में लेफ्ट है। ऐसे ही आपने टोटल ज्वाइनिंग, मतलब जो ज्वाइंट एक्सेशंस जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपका गिवन ही है। आपने इन दोनों की हेल्प से रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट खुद ही पता कर ली, एंड बाद में आपने इन सभी डेजिग्नेशंस का टोटल कर दिया, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आपने आंसर कर दिया। पहली रिक्वायरमेंट बोल रही थी रिप्लेसमेंट और सेपरेशन, दूसरी रिक्वायरमेंट बोल रही थी जो ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव ने कैलकुलेट करके रखा हुआ फ्लक्स ऑलरेडी, वो वेरीफाई करो। जब हमने अपनी तरफ से फ्लक्स मेथड लगाया ना, हमारा आंसर अलग आ, हमारा आंसर आ रहा है 112.46। अब टर्नओवर परसेंटेज 100 के ऊपर कैसे जा सकती है, जरा बात को समझना। लुकिंग एट दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता चल रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने बहुत ज्यादा न्यू रिक्रूटमेंट की है, अच्छा खासा इन्होंने एक्सपैंड किया है। वर्कर्स एट बिगिनिंग कितने थे? 772। और वर्कर्स एट एंड चाहे छोड़कर भी गए हैं तब भी न्यू पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड की वो काफी ज्यादा हो गया, राइट। तो बेसिकली ड्यू टू दैट न्यू रिक्रूटमेंट एंगल, न्यू रिक्रूटमेंट हमारे पास जो थी वो कुछ हजार समथिंग थी, इसलिए हमारा लेबर टर्नओवर ज्यादा दिखाई दे रहा है, हाँ 100%। इसका ये मतलब है कि मेजर पोर्शन ऑफ आर लेबर वर्कफोर्स इज न्यू, अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड, इतना ज्यादा। बट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न टू द ऑर्गेनाइजेशन की ये लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा चली गई, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्सपैंडेड। इसको पहले से ही पता था कि होंगे ऐसे अनट्रेन्ड लोग, क्योंकि हमने न्यू पोस्ट ही क्रिएट की है, न्यू हायरिंग्स हुई है, तो हमको ये पता था। सो इफ लेबर टर्नओवर इज हाई,
बट इसके हाई होने का कारण न्यू रिक्रूटमेंट ही है सिर्फ, फिर कोई सोचने वाली बात नहीं होती, फिर इतना कोई घबराने वाली बात नहीं होती। बट अगर सेपरेशन रिप्लेसमेंट की वजह से ज्यादा हाई हो जाए तो सोचने वाली बात। कि सीखे सिखाए लोग चले जा रहे हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट आ रही है, तब थोड़ा कंपनी को सोचना चाहिए। ठीक है जी। नाउ हमने सिर्फ ये नहीं बोलना होता, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ये नहीं बोलते हैं कि तुमने गलती करी तुम गलत हो, तुमने कहाँ गलती की। अगर ट्रेनी एग्जेक्टिव ने 24.92% कैलकुलेट किया तो वो उसने क्या गलती करी है, जरा अब बात को समझना। बच्चे होता क्या है, आपकी बीकॉम की बुक्स में या आपकी इवन सीए की इंटर की भी बुक्स में ना, फ्लक्स मेथड के बारे में पता है क्या बोलते हैं? इफ देयर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट, न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। फिर बोलते हैं हाउएवर इफ देयर इज न्यू रिक्रूटमेंट, न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन। बताओ, जो हमने आज सीखा और जो ये कह रहे हैं क्या है? हमने आज जो सीखा क्या वो गलत सीखा? मैंने आपको ऐसे अगर अलग अलग से फ्लक्स मेथड नहीं बताया, इफ देयर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट या इफ देयर इज न्यू रिक्रूटमेंट, बताओ मैंने आपको ऐसे क्यों नहीं सिखाया? एक्सेशन ऐड नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। अगर न्यू रिक्रूटमेंट है तो एक्सेशन का हिस्सा है, अगर न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है कोई तो अपने आप ही व्हाटएवर इज एक्सेशन दैट इज रिप्लेसमेंट ओनली। तो एक ही चीज सीखे ना हम क्यों अपने आप को कंफ्यूज करें? जहां पे हम देखते हैं बच्चे दो दो फॉर्मूला, और बाई चांस होता भी क्या है कि किसी किसी क्वेश्चन में न्यू रिक्रूटमेंट होती भी नहीं है, बच्चा तो एक ही याद करके जाता है और उसे ये गलती हो जाती है कि जनरली जिस क्वेश्चन में न्यू रिक्रूटमेंट होगी भी ना, वहां पे भी वो गलती से ये लिख कर आ रहा होगा। यही गलती उस बच्चे से हुई है जो कि ट्रेनी है ना, ट्रेनी है, उसको चीजें आती ही है उससे। तो उस ट्रेनी ने अल्टीमेटली क्या किया है, अगर मैं आपको ये फिगर्स पर लेकर जाऊं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेपरेशन 210, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 110, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना आया हुआ था हमारे पास, एवरेज कहीं पे तो कैलकुलेटेड है, जी रहा 1284, वही 24.9% था, 24.92% आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उस ट्रेनी एग्जेक्टिव ने क्या किया, न्यू रिक्रूटमेंट को इग्नोर ही कर दिया, जबकि न्यू रिक्रूटमेंट की वजह से बहुत मेजर चेंज हमको लेबर फोर्स का दिखाई दे रहा है कि लेबर फोर्स पहले छोटी सी होती थी अब एक्सपैंडेड दिखाई दे रही है। डेफिनेटली इट शुड बी अकाउंटेड फॉर, इट शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है जी। तो ये उनसे गलती हुई है। अच्छा, इस चीज को ऐसे शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं, सोचो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं फ्लक्स का, जिसके न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। अगर फ्लक्स के डिनोमिनेटर में आता है एवरेज वर्कर्स, तो इंडिविजुअली भी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स। राइट, ये क्या है? सेपरेशन मेथड की परसेंटेज, ठीक है, रिप्लेसमेंट मेथड की परसेंटेज। तो कुछ ऑथर्स पता है क्या बोलते हैं, एज शॉर्टकट फ्लक्स मेथड इज इक्वल टू सेपरेशन मेथड प्लस रिप्लेसमेंट मेथड, एज शॉर्टकट जी। व्हेन देयर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट, बच्चे को ना ये भी रट्टा बच जाता है, फ्लक्स इज समेशन ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट। वो ये नहीं देखता न्यू रिक्रूटमेंट जब नहीं होती तब तो ये कर सकते हो, बट हमेशा नहीं कर सकते हो, बच्चे को रट्टा बजा होता है। तो यहाँ पे भी उसने कहीं ना कहीं एक यही हरकत की होगी, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो हमने खुद निकाला है रिप्लेसमेंट 8.57 और सेपरेशन 16.36, इनको ऐड करोगे तो ये भी तकरीबन 24.92 या 93 जो भी ये चीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बीकॉम की बुक्स हैं, सीए इंटर की बुक्स हैं, वो इस तरीके के शॉर्टकट या इस तरीके में जाएगी। हमने एक ही बात सीखनी है कि फ्लक्स मेथड एक ही चीज होती है, उसमें न्यू रिक्रूटमेंट आता ही आता है न्यूमरेटर में। जहां न्यू रिक्रूटमेंट जीरो है अपने आप वो फॉर्मूला में जीरो हो जाएगी, अपने आप ये आइडेंटिटी ट्रू होल्ड कर जाएगी दैट सेपरेशन और रिप्लेसमेंट का फ्लक्स भी उस केस में हो जाएगा। बट वो एक बड़ा स्पेसिफिक केस है, उसको हम जनरलाइज वे में याद नहीं करना चाहेंगे कभी। ठीक होगी जी, बात समझ में आ रही है? बच्चे आज हमको पता है होमवर्क क्या है? होमवर्क में इस क्वेश्चन को आपने हाथ से सॉल्व करके देखना है। क्लास में मेरे मुंह से सुनना अलग है, ठीक है, हाँ में हाँ भरना अलग है, हाथ से सॉल्व करना अलग है कि क्या जेन्युइनली आपसे ये चीजें आ रही हैं, निकल कर आ रही हैं, कैलकुलेट हो रही हैं, नहीं हो रही है तो मेरा बताना कल का काम। ये क्वेश्चन अगर अभी तक नहीं भी आया, आपकी आरटीपीएमटी में तो पहुंचा ही है।
थिंग इज आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है, पुरानी आरटीपी का, तो हाथ से जरूर निकालना इसे। और होमवर्क भी है, करना है होमवर्क, बताओ चाहती हो करना? एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की तरफ चलो फटाफट। कॉन्सेप्ट हमारा मोर और लेस खत्म है टर्नओवर का। एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी ऑन पेज नंबर 3.22 बेटा। 3.22 में क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। और आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। बस 2, 8 एंड 10 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही। कोई कंसर्न है, कुछ डाउट वगैरह है, पूछना है सिलेबस के बारे में, ग्रुप के बारे में, तो पूछिए, अदरवाइज मेरी तरफ से आप फ्री है।